In today's video we are going to talk about molecular formula। तो हम पिछली वीडियोस के अंदर जो एम्पिरिकल फार्मूला था उसको हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और इसे हम फाइंड कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा मैं अभी जो है ना एम्पिरिकल फार्मूला आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, तो हमने देखा था कि जो फार्मूले होते हैं एक चीज़ के वो दो तरह के होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरह के फार्मूले होते हैं। एक को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरे को कहते हैं इंपिरिकल फार्मूला। तो इंपिरिकल फार्मूला क्या है? इट टेल्स अस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो जो इंपिरिकल फार्मूला है ये हमें बताता है कि एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं और इन एलिमेंट्स की रेशियो कितनी है, यानी ये बात करता है रेशियो के बारे में। इट डजंट टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। For example, if we find the molecular empirical formula of a compound and it came out to be CH, तो ये हमें क्या बताता है कि इसके अंदर दो किस्म के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन, और इनकी रेशियो कितनी है? 1:1। ठीक है, अब रेशियो तो इसने बता दी है, लेकिन इसने मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। यानी अगर 1:1 है तो इसका मतलब एक कार्बन का एटम एक हाइड्रोजन का एटम भी हो सकते हैं, दो कार्बन के एटम दो हाइड्रोजन के एटम भी हो सकते हैं, तीन कार्बन के एटम तीन हाइड्रोजन के एटम भी हो सकते हैं, इसी तरह सो ऑन। तो हमें जो है ये पता नहीं है कि एक्चुअल जो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो कितने हैं। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना ये हमें बताता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनकी एक्चुअली तादाद कितनी है। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी चीज़ है, उसका एक मॉलिक्यूल लें, उसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं और वो किस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो इसको हम रेगुलर फार्मूला कह सकते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको हम रेगुलर फार्मूला कह सकते हैं, बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। अब ये क्या शो कर रहा है? अब ये शो कर रहा है कि इसके अंदर दो किस्म के एटम्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कार्बन के एटम्स कितने हैं? 6, और हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? ये भी 6। तो इस तरह जो है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। यानी कोई भी एक कंपाउंड है उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं और उनकी एक्चुअल तादाद कितनी है, जबकि जो इंपीरिकल फार्मूला था ये सिर्फ रेशियो बताता है। ये इंपीरिकल फार्मूला मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और आप मुझे बताएं कि सर 1:3 है, यानी हर एक गर्ल के साथ 3 बॉयज हैं, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब आपने मुझे रेशियो बताई है लेकिन मुझे एक्चुअल तादाद जो थी वो नहीं बताई। ठीक है, अब 1:3 का मतलब एक बॉय थी, एक गर्ल 3 बॉयज, या फिर 3 गर्ल्स 15 बॉयज, इसी तरह जो है हो सकते हैं। ठीक है ना, पॉसिबल है, लेकिन जो एक्चुअल तादाद थी वो हमें मालूम नहीं थी। तो इंपीरिकल फार्मूला जो है हमें एक्चुअल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं हर एलिमेंट के वो हमें बताता है। तो अब हम देखेंगे कि हम जो है इंपीरिकल फार्मूला को फाइंड कैसे करते हैं, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला को मालूम कैसे करते हैं। लेट्स सपोज फर्ज करें कि हमें एक कंपाउंड दिया गया है, एक अननोन कंपाउंड हमें दिया गया है और हमें कहा गया है कि आप जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करें। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि आप उसका इंपीरिकल फार्मूला मालूम करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला को मैं EF से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो इंपीरिकल फार्मूला जब हमें मालूम हो जाएगा, ये कैसे मालूम करना है, हमने इसके जो स्टेप्स थे वो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़े हुए हैं कि कैसे जो है हम एक अननोन कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं। तो जब हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला आ जाता है ना तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं n के साथ। इंपीरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय n गिव्स अस मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो ये तुम्हें पता है
हमें मालूम हो गया। नाउ व्हाट इज एन, एन क्या है? तो एन जो है ये सिंपल इंटीजर है, ये हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सिंपल होल नंबर इंटीजर है। तो अब एन की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं? ठीक है, डेफिनेटली है तो ये सिंपल इंटीजर, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है एंड सो ऑन। नाउ फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड, एक खास कंपाउंड के लिए इसकी वैल्यू कितनी है? तो ये हम फाइंड करते हैं। इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो अब इसके अंदर दो चीजें हैं, मॉलिक्यूलर मास और इंपीरिकल फार्मूला मास। जो मॉलिक्यूलर मास है ये हम फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंटली, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी मदद से जो है हम कंपाउंड का जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है वो हम फाइंड करते हैं। दूसरा है इंपीरिकल फार्मूला मास, जैसा कि नाम से ही जाहिर है इंपीरिकल फार्मूले का मास। लेट्स सपोज जो हमें कंपाउंड दिया गया था वो था CH, क्या था कंपाउंड? CH। तो अब इसका इंपीरिकल फार्मूला मास क्या होगा? इंपीरिकल फार्मूला मास क्या होगा? मैं इधर लिख देता हूँ, इंपीरिकल फार्मूला मास। तो इसके जो इंडिविजुअल एटम्स थे इंपीरिकल फार्मूले के, अगर उनके मास को हम सम कर दें तो हमारे पास जो है इंपीरिकल फार्मूला मास आ जाएगा। तो कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो ये आ गया हमारे पास 13। दूसरा हम ये भी फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास था, जो कंपाउंड हमें दिया गया था, उसका जो मॉलिक्यूलर मास हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया वो था 78। ठीक है, एक कंपाउंड दिया गया था हमें अननोन, उसका हमने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो है n मल्टीप्लाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला तो हमें मालूम है, लेकिन n की वैल्यू हमने मालूम करनी है, और n इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, लेट्स सपोज फर्ज किया हमें ये 78 है, और जो इंपीरिकल फार्मूला मास है ये हम क्या करते हैं, जो इंपीरिकल फार्मूला है उसके जो इंडिविजुअल एटम्स हैं, इंफरादी एटम्स हैं, उनके जो एटॉमिक मास है उसके मजमूए को इंपीरिकल फार्मूला मास कहते हैं। अब अगर इस वैल्यूज को इन दो वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट करें तो क्या बनेगा हमारे पास, यानी 78 मॉलिक्यूलर फार्मूला मास यही है, 78 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आता है 6। तो अब अगर हम ये वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करें, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये n की वैल्यू है, अब n की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करें तो क्या होगा, इंपीरिकल फार्मूला जो है हमने फर्ज किया वो CH आया है, तो CH यानी इंपीरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय 6 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C6H6 यानी कार्बन के भी 6 एटम्स और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स। ये था इंपीरिकल फार्मूला और ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला हमें रेशियो बता रहा था कि जो एटम्स हैं उनके दरमियान रेशियो क्या है, तो इनकी रेशियो थी 1:1, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें बता रहा है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल एटम्स की तादाद कितनी है, तो ये क्या है, कार्बन के 6 हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। तो अब जो है हम एक एग्जांपल की मदद से जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो मालूम करना सीखेंगे, हम इससे जो है आप मजीद जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जांपल को हल करने के लिए मैंने बुक ले ली है ताकि मुझे जो है ना इधर सारी स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े, मैं जैसे जैसे पढ़ के ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट है द कंबस्टन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन 65.44% कार्बन। यानी एक कंपाउंड था, उसका जो कंबस्टन एनालिसिस किया और हमें पता चला कि उसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है वो है 65.44।
65.44 ये थी कार्बन की परसेंटेज, और जो हाइड्रोजन की परसेंटेज थी वो थी 5.50। और जो ऑक्सीजन था उसकी परसेंटेज थी 29.06। ठीक है, ये जो है हमारे पास डेटा दिया गया है। और जो इसके अलावा दिया गया है, इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 110.15, मॉलिक्यूलर मास जो है हमारे पास वो दिया गया है 110.15 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमने फाइंड करना है। ठीक है, स्टेटमेंट को जरा समझ ले। स्टेटमेंट कहती क्या है कि एक कंपाउंड था, उसका कंबस्टन एनालिसिस किया तो पता चला कि उसके अंदर 65.44% कार्बन है, 5.50% हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है 29.06%। और जो उसका मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटली जो है वो था 110.5 ग्राम पर मोल। और हमें ये कहा गया है कि आप इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करें। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है फाइंड करने से पहले हम क्या करते थे, पहले हम इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करते थे और फिर उसे हम n से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते थे। तो सबसे पहले जो है हम इसका जो इंपेरिकल फार्मूला है वो फाइंड करते हैं। तो अब जो है इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करने के स्टेप्स जो है उसको आप जरा रिवाइज करें अपने ब्रेन के अंदर। तो हम क्या करते थे कि सबसे पहले इस ग्राम्स को हम इस परसेंटेज को ग्राम्स में तब्दील करते थे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कार्बन जो थी हमारे पास 65.44% थी। ठीक है, अगर हम फर्ज कर लें, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि हमें जो कंपाउंड था वो 100 ग्राम दिया गया था, तो 100 ग्राम का 65.44% कितने होगा, कितना होगा 100 ग्राम का 65.44% कितना होगा, डेफिनेटली 65.44 ग्राम होगा। इसी तरह 100 ग्राम का 5.50 जो परसेंट होगा वो होगा 5.50 ग्राम। इसी तरह जो है ऑक्सीजन का। ठीक है, ये पहला स्टेप था हमारे पास कि हम परसेंटेज को जो है कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स के अंदर। ऑल्दो ये स्टेप किताब के अंदर नहीं दिया हुआ है एफएससी के अंदर, लेकिन फिर भी जो है इसको समझना लाजमी है। ठीक है, दूसरा जो स्टेप हम करते हैं वो ये है कि इन ग्राम्स को हम मोल्स में या ग्राम एटम्स में तब्दील करते हैं। ग्राम एटम्स या मोल एक ही बात है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मोल के बारे में है। इसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ग्राम एटम क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्राम फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और मोल क्या होता है। अब इसको अगर हम मोल्स में कन्वर्ट करें तो मोल्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस मैस को अगर कार्बन के एटॉमिक मैस पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आ जाएंगे, यानी 64 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, इसी तरह 5.50 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस वो है ऑलमोस्ट 1.008 है वैसे प्रिसाइजली। इसी तरह ऑक्सीजन का हम करेंगे, अगर हम इसको अब हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करके इसके फाइंड करें हम तो ये हमारे पास आता है 5.45 और जो हाइड्रोजन आता है वो होता है 5.45, जबकि जो हाइड्रोजन है वो है मेरे पास 1.82। ठीक है, अब ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है या ग्राम एटम्स है। तो अगला स्टेप हम क्या करते थे कि हम देखते थे कि इन नंबर ऑफ मोल्स में से सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स कौन सा है, तो इसमें कौन सा है 1.82। अब इन सब को जो है इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, यानी 5.45 को भी 1.82 पे डिवाइड करेंगे, 5.45 इसको भी
1.82 पे डिवाइड करेंगे और इसको भी 1.82 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा। और अगर इसको सोल्व करें तो ये आते हैं 3 और इसी तरह ये भी आता है 3। ठीक है, अब हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ गई, क्योंकि अब एटॉमिक रेशियो होल नंबर है, 1 3 3 होल नंबर है, ये फ्रैक्शंस के अंदर नहीं है। तो अब ये जो है हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला दे रहा है, क्या है इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा, नीचे करके मैं लिख देता हूँ इसको। तो ये डेटा हमें क्या शो कर रहा है कि जो इंपीरिकल फार्मूला है, इंपीरिकल फार्मूला इज इक्वल टू C3H3O। ये जो है हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला है, क्योंकि कार्बन के एटम्स कितने हैं, 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 3 एटम है, और ऑक्सीजन का जो है 1 एटम है। नाउ अब जो हम करते हैं वो इस फार्मूला की मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है n मल्टीप्लाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम n फाइंड कर लेते हैं। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो हमें डेटा के अंदर गिवन है वो था हमारे पास 110⁵ डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। अब इन इंपीरिकल फार्मूला मास इसका हम फाइंड कर लेते हैं, ये हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला है ना, तो इसका इंपीरिकल फार्मूला मास कितना होगा, कार्बन के 3 एटम्स, इट मींस 3 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 16, तो ये कितना हमारे पास आता है 36 प्लस 3 39, 39 और 16 कितने होते हैं 39 और 1 40 और 15 55। तो ये हमारे पास आता है 55 इंपीरिकल फार्मूला मास। अगर मोर प्रिसाइजली देखें तो 55.05 आता है, ठीक है ना, अगर प्रिसाइजली देखें, बिकॉज हमारे पास हाइड्रोजन है उसका मास 1 नहीं होता बल्कि 1.008 होता है। इस तरह अगर प्रिसाइजली हम करके देखें तो हमारे पास आता है 55.05, और अगर इसको दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 2। नाउ इस 2 की वैल्यू, अब हमें इंपीरिकल फार्मूला भी मालूम है, कितना है मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला क्या था, n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। n की वैल्यू कितनी है 2, और इंपीरिकल फार्मूला क्या था C3H3O। तो क्या हमारे पास आएगा 3 2 6 कार्बन एटम, इट मींस C6H6 and O2। So this is our molecular formula.